इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करिए। जो अभी आप कर रहे हैं दैट्स गुड। मैं बाबा से बोलूँगा कि टेक्निकल नॉलेज आप जितनी गेन कर लीजिए। इंडस्ट्रियल आप कर रहे हैं कर लीजिए, बट एक इंटर्नशिप आपको ज़रूर करनी है। अगर आप थर्ड ईयर में आ गया नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आपके पास चांस है, गो फॉर अ रिसर्च इंटर्नशिप डिसेंट कॉलेज में। आई आई जो टॉप है, आई दिल्ली, आई कानपुर और किसी और में। अगर आप एन या किसी भी कॉलेज से आप आएंगे तो बेनिफिट उसका ये हो जाता है कि आपको ना आपके जो सराउंडिंग्स होती है ना वो काफ़ी ना बाउंडेशंस होती हैं, क्योंकि हमने अभी देखे ही नहीं आईआईटी वगैरह के करिकुलम में क्या होते हैं, वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं। आई विल एक्सप्लेन। तो आप आईआईटी के इंटर्नशिप्स ज़रूर ट्राई करिए अगर आपके पास टाइम बचा है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, नेक्स्ट ईयर आप आईआईटी में रिसर्च इंटर्नशिप करने चाहिए। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा होता है, कुछ नहीं। आई हैव डन माई रिसर्च इंटर्नशिप इन आईआईटी कानपुर एज वेल और आईआईटी रोपड़ में भी। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको इंटरेक्ट करने का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको पता पड़ता है रियलिटी चेक कि आप कहाँ पे हो और आपको क्या-क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। क्या-क्या आपके कॉलेज के एनवायरनमेंट में था ही नहीं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि आईआईटीज़ का टैग होता है, आईआईटीज़ का टैग होता है, वो आईआईटी का टैग होने का एक ये भी रीज़न होता है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है जो हर नॉर्मल कॉलेज में एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास एक बार ऑप्शन रहेगा ना तो रिसर्च इंटर्नशिप प्लीज़ ज़रूर जाइए। अब कैसे जाना है? बहुत आसान चीज़ है। एक रिज्यूम बनाइए, एक कवर लेटर बनाइए, प्रोफेसर्स की मेल पड़ी होती हैं हर एक कॉलेज में, वहाँ पे जाके पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे पास जे.एंड.के से होने का अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास विंटर वेकेशंस होते हैं। बाकी पूरे इंडिया में कहीं पे भी विंटर वेकेशंस नहीं होते हैं, ठीक है? तो विंटर वेकेशंस में हमारे पास कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समर में सारे कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप ढूँढ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। विंटर वेकेशंस में नहीं होता कॉम्पिटिशन। तो आपको एक लाइन बस हाइलाइट करनी होती है कि आई एम फ्रॉम दिस रीज़न और हमारे यहाँ पे विंटर वेकेशंस होते हैं, क्योंकि आप पहले अप्लाई करेंगे तो उनको लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होगा, तो मेंशन करना पड़ता है हमारे पास 2 महीने हैं। तो वहाँ पे आप प्रोफेसर्स के थ्रू आराम से लिख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आपका बस रिज़्यूम अच्छा होना चाहिए और अगर आपको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, तो जो मैंने किया था वो काम किया था। वो ये होता है कि आप किसी प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल ओपन करेंगे, 1 दिन में हो जाती है। तो आपके पास हर एक प्रोफ़ेसर का ना एक अपना प्रोफ़ाइल बनी होती है, वहाँ पे मेंशन होता है वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सबके, सबके। कुछ हमारे यहाँ कॉलेजेस होते हैं उनके यहाँ नहीं होता, हमारे प्रोफ़ेसर्स की प्रोफ़ाइल पे नहीं होता, बट आईआईटीज़ के प्रोफ़ेसर्स की प्रोफ़ाइल पे होता है, अच्छे आईआईटीज़ के पे। कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को देखिए। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक नहीं भी आता है ना, तब भी आप मेंशन करिए कि ये टॉपिक में मेरी एक्सपर्टाइज़ है और आई वांट टू वर्क इन दैट, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो अपना फ्यूचर इसी में देखता हूँ। तो उसका वैसा मेल में पुट अप करके उनके प्रोजेक्ट को हाइलाइट करके आप मेल सेंड करिए। और मेल सेंड करने के बाद सब लोग सो जाते हैं जो आपको नहीं कर रहे हैं। मेल का रिप्लाई अगर आपके पास नहीं आएगा, जो कि 95% केसेस में मेल का रिप्लाई नहीं आता, देन जो 95 को आपको 70-60 पे लाना होता है, वो होता है फॉलो अप ईमेल। फॉलो अप ईमेल आप भेजिए आराम से, मतलब ये मान लीजिए जो आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहे थे, वो आपके पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएंगे फॉलो अप ईमेल के साथ। ठीक है मोहम्मद, ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। आपने कहा रिसर्च इंटर्नशिप, उसमें मतलब होता क्या-क्या है? देखो, होता ये है कि कोई भी प्रोफ़ेसर होगा, उसका एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसकी एक टीम होती है पीएचडी स्कॉलर्स की या फिर मास्टर्स जो कर रहे होते हैं उनकी, उनके साथ आपको लगा दिया जाता है, आपको कुछ टॉपिक या पर्टिकुलर काम दिया जाता है और उसमें ही वो लोग आपके साथ आपसे वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप आते ही उनका पूरा जो 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे, उनसे वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप कुछ नया सीखेंगे और अगर बाई चांस हो सका तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे, वरना उससे आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं। रिसर्च इंटर्नशिप बोलते हैं, पर यही होता है कि आप वहाँ सीखने जाते हो और मैं तो सीधा बोलूँ तो आप वहाँ एक्सप्लोर करो कॉलेज एनवायरनमेंट को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बैठ के वहाँ पे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे रिसर्च चल रही है आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, इनिशियल 2 मंथ्स इंटर्नशिप पे आप जाएँगे तो 1 महीने तक तो आप बस पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ़ पढ़ रहे होते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है। फिर 1 महीने बाद आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं।
अगर आपने पहले से पढ़ रखा होता तो आप इनिशियली मतलब फर्स्ट डे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वरना सारे प्रोफेसर्स आपको पहले पढ़ने के लिए कंटेंट देते हैं कि ये जैसे मैंने बोला ना गिटहब रिपोजिटरी, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं और वहाँ पे आप काम करते हो, सिंपल। और कुछ इंडस्ट्रियल में अगर आप जाओगे ना इंटर्नशिप करने, अगर आपके पास कभी ऐसे चॉइस हो कि एक मुझे इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल मिल रही है स्टार्टअप में, कोई बच्चों से स्टार्टअप है, और दूसरा मुझे कोई आईटीज में मिल रही है, तो मैं हमेशा बोलूँगा आईटीज में चले जाना, क्योंकि इंडस्ट्रियल में जाने का फ़ायदा तब है, या तो आप कोई अच्छी कंपनी में जा रहे हो तब इंटर्न मिल रही है तब ठीक है, वरना जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं फ्री में काम करने वाले मिल जाए, तो उसका ना तो कोई मीनिंगफुल काम होता है, क्योंकि आपको अगर करना ही हो ना, आई एम अलाउइंग यू, कहीं पे भी आप अपना लिख देना कि अगर आपको जैसे फ्रंट एंड इंटर्नशिप दिखानी हो, फ्रंट एंड बैक एंड या फिर कोई भी डेटा एनालिसिस की, आप लोगों ने उसका नाम लिख के लिख दीजिए कि मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप की थी। अगर कोई सर्टिफिकेट मांगे, कोई मांगता नहीं है, मांगे तो आप मेरे से ले लीजिएगा इन केस, क्योंकि इंडस्ट्रियल तब करो जब कोई बेनिफिट हो, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कंपनी का नाम लिख के फिर आप वहाँ पे डिफेंड करने बैठ रहे हो। इससे अच्छा तो मैं अगर कुछ आईआईटी वाईआईटी लिख दूंगा तो अच्छा लिखेगा थोड़ा बहुत, अब मानो या ना मानो इम्पैक्ट तो पड़ते ही, अगर कोई भी रिज्यूम देखते ही एक आईआईटी वर्ड दिखता है, तो भले ही रिसर्च इंटर्नशिप हो कोई भी। मैं यहाँ पे अभी मैं कॉर्पोरेट में हूँ या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई भी नॉर्मल कंपनी, मेरे से तो नहीं बोला, कुछ लोग होते हैं ना जो आपके सीनियर से आप पूछने जाओगे तो रिसर्च इंटर्नशिप तब करो जब आपको पीएचडी कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रिसर्च इंटर्नशिप बोलते हैं पर उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे रिसर्च करने गए थे, उसका मतलब ये है कि आपने आईआईटी एक्सप्लोर किया है 2 महीने तक, तो कुछ तो फ़ायदा उसके एड-ऑन्स होते ही हैं। अगर आपको किसी अच्छी कंपनी मिल रही है लाइक कि सैमसंग वगैरह में कहीं से आपको सोर्सेज़ के थ्रू या कैसे भी करके आपको इंटर्नशिप मिल गई इंडस्ट्रियल, देन गो फॉर इट। बट बिना किसी इसके कि कोई फलाना-ढिकाना स्टार्टअप वहाँ पे हमने ये वाली इंटर्नशिप करी, भले ही तुमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया हो, बहुत कुछ किया हो, पर इम्पैक्ट उसका उतना नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मुझे जब किसी को मैं पढ़ रहा हूँ और ये कंपनी का नाम ही मैंने कभी नहीं सुना, तो आपकी बात तो मैं सुनूँगा ही नहीं। जब आप रिज़्यूम में आपने लिखा उसके बाद आप इंटरव्यू में बोल रहे हो मैंने ये काम किया। हाँ, आप कर क्या सकते हो? आप प्रोजेक्ट दिखा सकते हो कि ये कंपनी में मैं जब था, इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया था, तो सारा ध्यान वो कंपनी से हट के प्रोजेक्ट पे आ जाता है, ठीक है? फिर आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू होती है, और प्रोजेक्ट क्या था, मैंने आपको इनिशियली बोला था कि आपके प्रोजेक्ट आपके फ्रंट एंड होते हैं, यूआई यूएक्स जो आपका होता है वो प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। यस आयशा। सर रिज्यूमे पे हम अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखते हैं ना, जो जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो इंटर्नशिप हम कैसे अगर सिलेक्ट करेंगे अगर हमें पता नहीं है कि किस में स्पेशलाइज करना है या एंड गोल क्या है? आप कौन सी इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हो? सॉरी आई कुडंट गेट इट। सर आप कह रहे हैं ना कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च इंटर्नशिप्स आप बोल रहे थे, तो मैं वही बोल रही कि उनमें हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैटर करता है ना सिर्फ। रिसर्च इंटर्नशिप्स जी सर। कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको एज अ मजदूर काउंट किया जाता है रिसर्च इंटर्नशिप या किसी भी इनिशियल इंटर्नशिप में, व्हेनेवर यू आर इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अनटिल अनलेस आप किसी स्टार्टअप में नहीं चाह रहे हो। अगर आप आईटीज में चाहते हो तो मैंने आपको बोला ना कि 1 महीने तक वो आपको पढ़ने के लिए देते हैं, आप उनके लिए एक एसेट होता है, लायबिलिटी तो होते ही है वो, तो आप ऐसे समझिए। तो आपको पढ़ने के लिए काम दे देते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद ही एक्सपेक्ट करिए कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ईयर का अगर कोई बंदा, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बोलूँगा तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो बीटेक की डिग्री करने के बाद जो बंदा काम कर रहा है उसके इतना मुझसे काम करा लो। नो, मैं अगर उसे रिसर्च इंटर्नशिप में अगर कोई प्रोफेसर रखेगा तो वो पहले से पढ़ने के लिए कंटेंट देगा। डज़न्ट मैटर कि आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, द ओनली थिंग दैट इज़ मैटर कि आप उसमें शोकेस कर रहे हो अपने मेल में, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। इंटरेस्ट वर्ड मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता उस टाइम पे जब आप सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के होके किसी रिसर्च इंटर्नशिप में अप्लाई करने जा रहे हो। बट हाँ, इंडस्ट्रियल में अगर आप करने जा रहे हो कहीं पे भी, तब आपका एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि आपने किसी जगह काम कर रखा है, प्रोजेक्ट्स, आपका एक्सपीरियंस, फिर आपको एक्सपीरियंस इक्वल्स टू प्रोजेक्ट जब आप इंडस्ट्रियल के लिए जा रहे हो, और अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो एक्सपीरियंस इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं रोबोटिक्स के लिए कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे खतरनाक खतरनाक से दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये बनाया, ये किया, ये किया, आप मुझे इंटर्नशिप पर रख लो। मैं
ये दिखाऊँगा कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है, ये बेसिक नॉलेज मुझे है और इसके थ्रू अगर मैं इसमें पार्ट करूँगा तो मैं कंट्रीब्यूट करने की ट्राई करूँगा। ये होता है। आपने कहा इंटरेस्ट, मतलब हम ही अकेले मत होंगे जो आईआईटीज़ में सबमिट करेंगे कि हम इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो हम उनको कैसे मनाएँगे कि हमें ही दो इंटर्नशिप? वही तो आर्ट होती है। पहले तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका 95% ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ वेनिस्ड इन विंटर्स। कोई भी अवेलेबल नहीं होता विंटर्स में, विंटर वैकेशंस होते ही नहीं है कहीं पे भी, सब जगह समर वैकेशंस होते हैं, ठीक है? तो 95% कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही चला गया और बाकी आपको जो इंटरेस्ट आप दिखाओगे ना, तो जो मैंने बोला था ना कि आपको और अगर ऐड ऑन करना है तो आप क्या करना, आप प्रोजेक्ट प्रोफेसर्स के उठाना और उन प्रोजेक्ट्स के टॉपिक को हाइलाइट कर लेना कि ये टॉपिक है सर, मैंने इसमें ये पढ़ रखा है और इतना इतना मुझे इसमें सीखा है और अब मुझे इसमें और ज़्यादा सीखने का टॉपिक का नाम, मुझे इसमें इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट एंड आई एम करंटली वर्किंग ऑन इट, सो इफ आई गेट अ चांस टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी। आप ऐसा करके लिखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ चलो बच्चे को सीखना है और मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो वो दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पर आपका खतरनाक सा इंटरव्यू होगा उसके पहले, इंटर्नशिप से पहले। पर मतलब हमने तो उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम वहीं झूठ ही लिख देते हैं कि हमने इंटरेस्ट है तो ये सब। हाँ, झूठ लिखते हैं। ओके। आपने पहला कोई ऐसा ट्रेनर या टीचर देखा होगा जो आपको बोल रहा है झूठ बोलने के लिए, बट हाँ, हम झूठ बोलते हैं, मैंने भी बोला था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, झूठ बोलने के बाद आज अगर मुझसे आप पूछोगे कि मुझे वो टॉपिक आता है कि नहीं, आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक। जब मैंने इनिशियली बोला था मैंने झूठ बोला था, बट अब मुझे आता है वो टॉपिक, क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं आज खाली बैठा होता और शायद मैं वो टॉपिक मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। एक बार अगर मैंने झूठ बोल दिया, अब मैं फँस गया। अब मैं जब उस इंटर्नशिप में जाऊँगा, पहले ही मैं पढ़ के जाऊँगा या तो फिर मैं वहाँ पे जाके पढ़ूँगा, बट मुझे वो करना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट अगर मेरा डिफाइन है तो मैं बोल दूँगा हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट का झूठ मत बोलना कि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, वरना मैंने आपको बोला ही कि अगर किसी ऐसी चीज़ को आप इंटरेस्ट बताते हो कि जो आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, ये बोल सकते हो कि मैंने ये पढ़ रखा है, इसमें इंटरेस्ट है मुझे और ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो झूठ आप बोल सकते हो। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपसे कोई नहीं पूछता। और जो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ इंटर्नशिप के लिए इनिशियली तो बहुत कम होता है, रेयरली कोई बोलेगा कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ। अगर कोई बोले भी इंटरव्यू देने आ जाओ, तो जो टॉपिक आपने डिफाइन किया उसके बारे में 4-5 लाइन पढ़ लो चैटजीपीटी से, दैट इज़ इनफ। बाकी और कोई किसी का कुछ इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि सीधा-सा है, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ कुछ 50-60 हज़ार या 15-20 हज़ार या कुछ और, तब तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ भाई तुम्हें ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, तुम काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं फलाना-ढिकाना नहीं। जब आप नॉर्मली अगर एक प्रोफ़ेसर की तरह बताऊँ तो उन सब के पास प्रोजेक्ट का पैसा होता है, इंटर्न्स को देने के लिए भी होता है, तो उनका वो फ़ायदा हो जाता है। आपको जितने वो इंटर्न्स दिखाएँगे, उनके अपने क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी होती है ना कि कितने इंटर्न्स रखे, कितने मास्टर्स के लिए मास्टर्स वाले पीपल रखे, कितने पीएचडी वाले रखे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तभी तो 2 करोड़ का हिसाब देंगे, कहाँ खर्च हुआ। तो आईआईटीज़ के सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं। स्कैम चल रहा होता है, थोड़ा-सा स्कैम हम भी कर लेते हैं। मीनिंगफुल काम आप बहुत कम रेयरली आपको कुछ आउटपुट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी सारे लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ सीख के जाएँ। अब अगर मैंने अब आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने जब फाइनल रिपोर्ट दी थी अपनी इंटर्नशिप की, तो प्रोफ़ेसर का जो रिप्लाई था, तो वो ऐसा ही था कि आई एम थैंकफुल कि आपने कुछ सीखा। उसने मे ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने करा क्या, ठीक है? उनको पता होता है कि आप सीखने ही आ रहे हो, ठीक है? इंडस्ट्रियल में ये सारा कुछ अपोज़िट हो जाता है, स्टार्टअप्स के केस में, वो तो आपसे खतरनाक काम कराते हैं। बट हाँ, कुछ इंडस्ट्रियल जैसे कि डीआरडीओ वगैरह हो गए या फिर और जो नॉर्मली पीएसयूज़ होती हैं, बीपीसीएल वगैरह हो गए या फिर कुछ और भी ओएनजीसी वगैरह, जो अगर आप केमिकल की तरफ जाएँगे, यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग ही देते हैं, यहाँ पे भी नहीं पूछते आपको इसमें आपको केमिकल फ़ॉर्मूला पता है? आपको ये वाले क्लाउड कंप्यूटिंग आती है क्या पूरी? आपके पास सर्टिफ़िकेशन है क्या? तब तो मैं इंटर्नशिप दूँगा, वरना नहीं दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस बोलना होता है बढ़ा-चढ़ा के और फिर बाद में उसको कवर करना होता है। ओके, 20 मिनट्स मोर। तो मैं सोच रहा हूँ अब क्या नया टॉपिक उठाऊँ। अब मैं ब्रीफ बता दूँ कि हमें अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट और करना है। उसके बाद हमारा काम आ जाएगा हमारी लाइन पे। आप एनआईटी में सीएससी बैकग्राउंड से हैं? यूसी सॉरी, आई सेड कि आप एनआईटी, यस आप सीएससी से एनआईटी में, बीटेक आपने सीएससी में किया?
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई वाज इन, देखो एनआईटी में पता नहीं अब है कि नहीं, तब हमारे पास चांस होता था ब्रांच स्लाइड करने का अगर आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी आती थी। अब नहीं, अब नहीं है। अरे आई वाज इन इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मेरे पास सीएससी का स्लाइड करने का ऑप्शन था, मैंने फिर ईसी में स्लाइड कर लिया सीएससी के बाद। ईसी कष्ट है, स्टॉप कर दिया, बट हाँ हमारे टाइम पे था। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ। रीज़न यही था कि हाइब्रिड मोड होता है हमारे पास, तो ऑप्शन होता है कि अगर आप कोर में है, इसी को ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अलाउ कर ही देती हैं, क्योंकि अगर आप कोडिंग करते हैं तब भी आपको मिल जाता है ऑप्शन, हार्डवेयर में तब भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए और कुछ नहीं था। और कुछ सर अब इसी में अगर कोई कोर ब्रांच है ना, नॉन टेक्निकल ब्रांच, अब अगर उसको टेक्निकल में जाना है ना, फॉर एग्जांपल ब्रांच स्लाइडिंग वगैरह तो है नहीं ना अब, तो अगर फॉर एग्जांपल उसको इंटर्नशिप्स के लिए भी जाना है टेक्निकल वाले में या प्लेसमेंट्स वगैरह में भी, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? मतलब उसका तो बैकग्राउंड ही नहीं है ना, वो कोर्स है ना। इसीलिए मैंने आपका जो कोऑर्डिनेटर है ना, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ लोगों ने जो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप भी थे, ये ज्वाइन करके सो क्या होगा कहीं। ठीक है, तो फिर से मुझे टेक्स्ट करेगा मत बोलो, बट मैं बता देता हूँ। आबिद इज फ्रॉम केमिकल ब्रांच, ही इज इन 4th ईयर एनआईटी श्रीनगर केमिकल ब्रांच। एंड अगर मैं इसका आपको फील्ड बताऊंगा, ही इज वर्किंग इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी। और अब इनिशियली इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट व्हाट ही डिड, जो कि एक सजेस्ट करता हूँ सबको क्या करना होता है कि अगर आपको नॉन टेक से आपको टेक की कंपनीज में जाना होता है तो आपको क्या करना होता है। ये नहीं लिखना होता है कि मुझे ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, ये किया वो किया फलाना किया ठिकाना किया। नॉन टेक से अगर कभी भी आपको टेक में जाना है तो आप सेकेंड ईयर से ट्राई करिए, आप एक कोई भी स्टार्टअप में जाइए, कोई भी स्टार्टअप में जो भी कोई काम कर रहा हो, भले ही पैसे ना मिले, फ्री में करना हो या तो 4,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं, स्टार्टअप में जाइए। आप एनआईटी का टैग दिखाएंगे, कोई भी नॉर्मल कॉलेज से भी होंगे, कोई भी कॉलेज से होंगे, डजेंट मैटर, उनको चाहिए होता है कि मैं बस फिजूल का लेबर मिल जाए। उसमें आपका फायदा ये हो जाता है कि आपने नॉन टेक होते हुए भी टेक इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद आपके रिज्यूमे में वो ऐड हो गया, तो वहां से आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज इन द नॉन टेक ब्रांचेस, सिविल, केमिकल में, एमएफई में, जो भी। और एक पर्सन जिसने ये ब्रांचेस से है बट इसने इंटर्नशिप्स जो किए हैं और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही मिल गया कि इसके जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी टेक वाले थे और इंटर्नशिप जो शोकेस की थी वो भी एंड्रॉयड ऐप डेव वाली थी, भले ही एक स्टार्टअप में की थी। बट अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ यही सेम फील्ड में, मेरी ब्रांच अलग है, तो एक ऊपर से ना एक वो भी आ जाता है कि अरे वाह केमिकल का बंदा है, सिविल का बंदा है, एमएमई का बंदा है, इसने टेक वालों से भी ज़्यादा काम कर रखा है, लेट्स पुट द मनी इन इट। क्योंकि मैं भी इसी बंदे को प्रेफर करूंगा ना कि जो अब एक तो इब्राहिम, ठीक है भाई, अब ही इज आल्सो इन दैट। तो वन मोर एग्जांपल, ही इज सेइंग कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये भी मतलब एक हमारे साथ एक कलीग है कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लोग आईटी रोबोटिक्स में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ अगर आप नॉन टेक से हैं तो आप टेक में नहीं जा सकते। आपको कंपनी और प्रोजेक्ट, स्टार्टअप और प्रोजेक्ट, आपने दो चीज़ ले ली तो आप टेक में इजिली स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्टार्टअप के पास अगर आपके पास चांस मिल जाता है, लिंक्डइन में बहुत सारे पड़े होते हैं फ्री में करने के लिए, उनका नाम लिख दीजिए, आपने वहाँ पे काम किया, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, 2-4 प्रोजेक्ट कर लीजिए टेक वाले, आसानी से मिल जाता है। बट हाँ बहुत सारी कंपनीज आपको, अगर मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि आते सारी कंपनी अलाउ कर देती, बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती नॉन टेक ब्रांचेस को, बट 80% 70% अलाउ कर देती हैं, ओपन टू ऑल होती हैं, जो नॉन टेक को भी अलाउ करते हैं फिल करने के लिए। वहाँ पे आपकी सीजीपीए भी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी बस, बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता कि आप नॉन टेक से या टेक में नहीं जा सकते। इनिशियली शायद फर्स्ट सेशन में आपको मैंने बोला था थोड़ा आपके लिए बर्डन बढ़ जाता है क्योंकि आपको टेक का भी करना है और आप जो अपना कोर है वो भी करना है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Robotics is like
दो चीज़ होती है रोबोटिक्स में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर आपको रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर में जाना है देन यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ पाइथन। पाइथन के बाद दूसरी चीज़ आती है रॉस, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको आनी चाहिए। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट अगर इंडिया के अंदर बात करेंगे या फिर हमारे कुछ सीनियर्स हैं हमारे कॉलेज के, वो आयरलैंड वगैरह में होता है, मेजरली वहाँ पे रिसर्च होती है रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर की। तो वहाँ पे रॉस के अलग से एल्गोरिथम्स होती हैं, अलग अलग हर चीज़ की। जो भी आप देखते हैं ना, ये कार बनाती टेस्ला कार है सबके, तो उनके नेविगेशन रूल्स होते हैं, नेविगेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेविगेशन लाइब्रेरीज होती हैं और नॉर्मल एनालिसिस लाइब्रेरीज होती हैं। तो इन सबको एक्सप्लोर करने के लिए रॉस बनाई गई है, उनको एक्सप्लोर करिए, उनके थ्रू आप आराम से रोबोटिक सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। हार्डवेयर में जाने के बहुत सारे होते हैं रोबोटिक्स। अगर आप ऐसे सोचेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह आप देखते हैं वो रोबोटिक्स नहीं होते, वहाँ पे आपको सबसे पहले मैथ आनी चाहिए, ठीक है, आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, आप पहले मैथ पर फोकस करिए। उसके बाद आपको माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं। फिर फाइनली एक बार ये हो जाता है, फिर आपको सेंसर फ्यूजन पढ़ना पड़ता है अलग से। सेंसर फ्यूजन के बाद फिर आता है अगर मैकेनिज्म उनकी कैसे होती है रोबोटिक्स की, वो पढ़ना पड़ता है। फिर हर एक मैकेनिज्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कौन से होते हैं वो देखने पड़ते हैं। और इन्हीं के थ्रू आप जब आप हार्डवेयर कंप्लीट करें तो आप सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। बट रोबोटिक्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने एक लाइन फॉलोइंग रोबोट या ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट बना लिया तो वो रोबोटिक्स हो गया, दैट इज नॉट एट ऑल। मैथ से स्टार्ट करके आपको पाइथन तो ज़रूरी है, वो तो चाहे आप हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर आपको आना ही चाहिए। और बाकी हर एक काम के लिए, जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक रोबोटिक्स कंपनीज की बात करेंगे, जैसे कि Hyundai रोबोटिक्स हो गया, ABB हो गया और बोस्टन डायनेमिक्स हो गया, तो इन सब के जो रोबोट्स होते हैं हार्डवेयर से ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर वालों को हायर करते हैं, क्योंकि इनको प्रोग्राम करना आसान नहीं होता। तो फिलहाल के लिए जो इंडस्ट्री चल रही है वो रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए चल रही है, हार्डवेयर वालों के लिए बहुत कम चल रही है। बाकी कौन सी इंडस्ट्री है जो फिलहाल चल रही है? भाई यार देखो, चलने का तो बात अगर आप पूछोगे ना तो चल तो सारी रही है, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, बट द थिंग इज दैट ग्रो कौन सी ज्यादा कर रही है। आपको ग्रो करने के लिए अगर आपको पता करना हो ना कि कहाँ पे कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली ना, आप बजट देखा करिए। शायद ही आप लोग कभी इस बात को मानेंगे या ना माने, बट जब किसी भी कंट्री का बजट आता है ना, तो बजट से हमें पता पड़ जाता है कि कौन सा फील्ड ग्रो करने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इन सब में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो बजट है उसमें 2% का इंक्रीज भी कम से कम 50-60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देता है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लिया करिए कि किस चीज़ की किस इंडस्ट्री में इंक्रीमेंट हुआ है। तो फिलहाल के लिए सबसे अच्छी जो रोल है, सबसे सस्ता, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का मन है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ही आगे के 3-4 सालों में शॉर्टेज आने वाली है। अगर आप इसी में, तो एक और रोल है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंडिया में अभी तक चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पे भी है। और उसके साथ ही साथ एक और आता है एम्बेडेड डेवलपर, जहाँ पे आपको सी हैश करके पता है, एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करते हैं, तो वो भी होती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप सी को सीख लीजिए अच्छे से, सी में डेटा स्ट्रक्चर और C++ में, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एम्बेडेड सी तो है ही है, वो माइक्रो कंट्रोलर्स के प्रोग्राम करने के लिए लेते ही लेते हैं। तो इन शॉर्ट, इंडिया में डेटा एनालिसिस, इंडिया के आउटसाइड भी डेटा एनालिसिस अभी फिलहाल टॉप पे है। उसके बाद ऑटोमेशन में तो है ही है, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन ये भी है। और बाकी AI का तो कभी भी कुछ जाना नहीं। रिसेंट अभी मैं एक देख रहा था, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आई है, तो करीब जो फिलहाल का इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन के आसपास का है ऑटोमेशन का। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, तो AI के थ्रू हम उनको कैसे LLMs का यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी देखेंगे ChatGPT आने के बाद से, सब लोगों को ना अपना अपना एक LLM चाहिए, सबको चाहिए क्या, उनका खुद का एक मॉडल हो उनके बिजनेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो वो एक ऑप्शन हमेशा के लिए अब एक सदाबहार ऑप्शन बन गया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखेंगे तो वो भी एक अपने आप में अभी ठीक ठाक बन गई है। ऑर्डर वाइज डेटा एनालिसिस, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में LLM क्रिएट करना आपको आता है तो ठीक है, वो भी जनरेटिव AI है ही है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह और सेमीकंडक्टर वगैरह।
क्रिप्टो करेंसी में भी लोग होता क्या ना, आपको एलएलएम्स, यस 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 यस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टफ करने की मैं आपको टर्म भी देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि करंटली अभी क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे आप या ब्लॉकचेन की बात करेंगे, हर एक में एलएलएम तो पुराना हो गया, एलएलए आ गया है, तो उनका यूज करते हैं। फ्लास्क पता है आपको? फ्लास्क, किसी को फ्लास्क पता है कुछ? लाइक द फ्रेमवर्क फ्लास्क, कुछ सुना है? क्या होता है फ्लास्क? फेसबुक का है, कहाँ है, क्या, किसने क्या लिया? थोड़ा फ्लास्क के बारे में आप देखिएगा। तो होता क्या है, जब से क्रिप्टो करेंसी तो पहले से ही था, बट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में जब से एआई का इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया, तो सारी चीज़ें ऑटोमेट, जो भी मैं बोल रहा था सारे बिजनेस को, तो खुद ही प्रिडिक्ट करना कौन सा कहाँ जाने वाला है, और शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हर जगह एआई तो आप कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हर एक स्पेसिफिक एलएलएम आप बना सकते हैं। इतने सारे, मैं सबको तो मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सबके अलग स्पेसिफिक फील्ड ही है। तो अगेन मैं, ठीक है, अभी अटेंडेंस कितनी होगी? एक को हम, 2 लोग हम हटाने के बाद 13, तो जितने भी लोग हैं, प्रैक्टिस तो आपकी है ही है, साथ में आप चीज़ें एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि फाइनली एट द एंड आपको चाहिए जॉब। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो अच्छी बात है, बट अगर जॉब फोकस है तो आप फील्ड्स को एक्सप्लोर करिए, और आपके पास कॉलेज प्लेसमेंट के अलावा भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आज का टास्क आपका है ही कि जो भी आपने कोड आज बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसको गिटहब पे डाल के, और गिटहब पे आप अपनी जो ग्रुप है मैंने ओपन कर दिया, वहाँ पे ही शेयर करिए। यहाँ पे आपको अच्छे खासे कनेक्शंस मिल जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपकी किसी, हो सकता है किसी आपका कोई टास्क हो, आपको करना नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारे एक जगह पे है, तो आप ऐसे आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, गो थ्रू इट। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बाइंड करेंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और किसी कुछ पूछना है? बस करें, यस गुडली। आपको लगता है कि जो मतलब आईआईटी मद्रास का बीएस का कोर्स है वो यूजफुल है? क्योंकि अभी तक बीटेक तो चल रहा है। आपको पता है ये कोर्सेज क्यों रिलीज करते हैं आईआईटी मद्रास या कोई भी आईआईटीज? एक्चुअली होता क्या है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट स्टिल जब कोई भी आईआईटीज या एनआईटीज, उनको जो फंडिंग मिलती है एमएचआरडी के थ्रू, दैट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स कि आप कर क्या रहे हैं, आपके कॉलेज की रैंकिंग क्या है, एनआईआरएफ वगैरह, ये सब तो बात की बात है। दूसरा होता है कि आपने कितना अर्न किया, आप खुद से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो। तो कोई भी एनआईटी या आईआईटी जब ये दिखाते हैं कि हमने कुछ 1 करोड़ के करीब रेवेन्यू खुद से जनरेट किया, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको फंडिंग कितनी मिलने वाली है। जितना आप खुद से जनरेट करते हो उतना ही ज़्यादा आपको फंडिंग मिलती है। तो जितने भी ये ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह निकालते हैं ना आईआईटीज वाले या फिर एनआईटीज वाले, अभी रिसेंट है, मैं बोल रहा था आईआईटी रूपर जहाँ से इंटर्नशिप की, वहाँ पे उन्होंने एआई का निकाला था या कुछ और। तो टेल मी वन थिंग कि जब मैं उस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ का सब कुछ मिल गया, अब सिर्फ उस टेक के अलावा मुझे वहाँ का लेमना स्टेटस तो दे देंगे बीएस का, ठीक है? क्या कैंपस प्लेसमेंट में बैठने देते हैं वो बीएस के थ्रू? उसमें लिखा था कि कैंपस प्लेसमेंट बैठने देंगे? आई डोंट थिंक उनको, जैसे क्योंकि वो वैसा है ना कि अगर आप 4 साल दोगे तो बीएस है, 2 साल तो डिप्लोमा है। आई थिंक मे बी शायद जो 4 साल कर रहे हैं उनको, मे बी, नॉट श्योर, बहुत देखिए, रेयर है, पर नहीं जो 3 साल कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं। नहीं बैठने देते। कैंपस प्लेसमेंट जो होता है, आप मुझे सीधी सी बात बताइए, जो जेईई एडवांस पास करके आया है उसके साथ आपको कैसे कंबाइन करेंगे? या वो जिसने गेट का एग्जाम दिया उसके साथ आपको कैसे कंबाइन करेंगे? और अगर कंबाइन कर भी दिया, कैंपस प्लेसमेंट में बैठने दिया भी, अगर मैं एक कंपनी, मुझे पता है कि इन बंदों ने जेईई एडवांस क्लियर नहीं किया, ये बस आए हैं पैसे दे के, इन्होंने बीएस का कोर्स खरीदा और आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा? सब कर सकते हैं ना। Look, these are the things, if you want to get a tag, or if you want to just showcase the things that I have done the BS from IIT, this, then you can do it. Otherwise it is completely wasting of the time. अगर मेरे से कोई पूछेगा, इससे अच्छा तो कुछ जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में रहो, स्किल्स गेन करो और उनको इम्प्लीमेंट करो, परचेज करो, अप्लाई करो, शेयर करो। क्योंकि आईआईटीज का टैग तब लो जब आपको शोकेस करने जाना है, बाकी और कोई फायदा नहीं होता। वरना हमें भी पता होता है कि जो कोर्स खरीद के आपने कोर्स किया उसकी कितनी वैल्यू है। कभी भूल के भी मत सोच लेना कि आपको आईआईटी का टैग मिल जाएगा।
मैं अभी आईटी का जो टैग बता रहा था वो तब के लिए ठीक है जब आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो 2-3 महीने चले गए ठीक है, बट 2 साल का फिजूल में कोर्स कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं हो। वो शायद पैसे भी लेते हैं कुछ 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप आईआईटी के नाम पे कुछ भी जाएंगे ना, इंटर्नशिप्स भी कितने सारे कॉल आके रोबोनॉक से इंटर्नशिप लॉन्च करते हैं या फिर कोई भी कि हमारे इस क्लब के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। रिसेंट आया था ईसेल आईआईटी हैदराबाद का, आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट में आपको हम टैग दे देंगे। मैंने कहा बदले में क्या लेंगे? बदले में कुछ नहीं, बस 50,000 रुपये दे देना। मतलब कुछ भी कि क्या फायदा फिर इससे करने का, क्योंकि नहीं रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है तो आईआईटीज ये करती हैं, कुछ उसका मीनिंगफुल रीजन नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपको टैग की जरूरत है कहीं, देन गो फॉर इट, वरना आप इंटर्नशिप करके टैग लेंगे वो उतना बहुत है। दोनों बराबर है, 2 महीने की इंटर्नशिप जिसमें आपने आराम से सीख भी लिया, 2 महीने भी यूटिलाइज हो गए, पैसे भी नहीं लगे और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अदरवाइज बीएस और ये सब स्पेसिफिक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि वहाँ पे आईआईटीज में जाने के बाद आपको बहुत भयानक नॉलेज वो दे देंगे, कुछ नहीं होता। बस एक वो उनका नॉर्मल कोर्स चल रहा होता है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे होते हैं, वो तो इससे अच्छा है तो जाके आप एनपीटेल पे जाके कोर्स ले लो, वहाँ पे आईआईटीज के प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, टाइम भी बचेगा पैसा भी बचेगा। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। ये वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है मुझे, क्योंकि उनका ये बिजनेस है। और कोई? ये बीटेक के बाद मतलब करते हैं ना कुछ लोग एमटेक, तो है इसका कुछ फायदा एमटेक का? मतलब मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से, कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना, तो हाँ, मैं बताता हूँ एमटेक का फायदा क्या है। बीटेक के बाद एमटेक, वही बात आ गई ना कि एमटेक करना इसलिए कि जॉब नहीं लगी, और एमटेक करना इसलिए कि मुझे कोई टॉपिक स्पेसिफाई करना है कि मैंने बीटेक में नहीं मुझे पढ़ाया जाएगा रोबोटिक्स क्या होता है, बीटेक में मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा कि एआई के सारे कैसे एआई का टैग आपको उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसमें एआई आपने सोचा कर लिया, नहीं स्पेशलाइजेशन नहीं आपको मिलेगा। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, किसी में रिसर्च करनी है आगे जाके, या फिर और आपको मन कर रहा है कि मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्पेसिफाई करूँ किसी चीज़ के लिए, गो फॉर एमटेक। अदरवाइज बीटेक के बाद ही नौकरी ले लो, एमटेक के बाद तो मिलेगी भी नहीं। यस मोहम्मद, अगर एमटेक कुछ अच्छे कॉलेजेस से मिल रहा है, गेट का एग्जाम आपने दिया तो कर सकते हैं। कोर ब्रांच जो सर्किट, लुक इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज अगेन, उनके जब वो रिलीज करते हैं तब वो ऑप्शन देते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं कोर ब्रांच से सर्किट ब्रांच ऑप्शन करने का देते हैं। वो हर एक का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि बीटेक एक सबका फिक्स करिकुलम है, एमटेक में कॉलेज के पास फ्रीडम आ जाती है, पीएचडी में कॉलेज के पास फ्रीडम आ जाती है, वो अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिक कॉलेज के रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है, अगर किसी के इंटरव्यूज होते हैं एमटेक के लिए भी पीएचडी के लिए भी, अगर आप इंटरव्यूज को क्रैक कर लेते हैं तो हाँ आप ले सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। उसमें कोई जैसे आप उनका निकलता है ना, रिलीज करते हैं एमटेक एडमिशंस, तो उसमें अलाउ दिखा देते हैं कि ये ब्रांचेस अलाउ है, ये ब्रांचेस अलाउ, और वो सारे कॉलेज के डिफरेंस होते हैं, ऐसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको कहीं पर करना तो आप जाकर देख लेंगे उनका। ओके, दैट्स इट। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, दैट्स इट, फिर हम मिलते हैं और कवर अप करते हैं जल्दी 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 जल्दी, जैसे कि हम एटलीस्ट कुछ 5 6 7 प्रोजेक्ट तो कर ही सकें अच्छे अच्छे। ये तो एक बच्चों वाला था, अब एक प्रोजेक्ट मैं वापस से दूंगा बाद में, अभी हम खत्म करने के बाद, जिसमें मैं थोड़ी हेल्प करूंगा। ये तो सारा आप ही लोगों ने किया था, बट कर करिए थोड़ा बहुत, अगर आप खुद से करेंगे तभी आप, अगर बिगनर है तो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, इफ नॉट विल मीट टुमारो। Okay, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.